प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और पुनः उस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां मैं जन्म कुंडलियों का अध्ययन करता हूं, जिसमें आज सिर्फ लग्न चार्ट का अध्ययन करूंगा। ये वो कार्यक्रम है जो शुक्रवार को प्रायः जाता था। ये वो कार्यक्रम नहीं है जहां मैं आप लोगों के बीच से कुंडलियां चुन करके लेके आता हूं। प्रायः एक बात और बता दूं तो रविवार के दिन मैं जो 10 कुंडलियों का चुनाव करता हूं वो कार्यक्रम यथावत चलेगा और इस बीच में ये जो 14 अन्य कुंडलियां हैं वो लगातार यूं ही चलती रहेंगी। क्लियर है? कितनी अजीब बात है ना। हम कब पिछली बार खुद को सत्य बोलने के लिए प्रेरित किए थे और कब हमारे निकट जो आने का प्रयास कर रहा था व्यक्ति, हमने उसके लिए दिल खोल करके उसका स्वागत किया था। जरा विचार करिएगा, पिछली बार कब आपने अपने आप को इस बात का प्रयास करवाया था अपने आप से कि आप हमेशा सत्य ही बोलेंगे और फिर हमेशा ही जो आपके निकट आना चाहता है उसका स्वागत करेंगे पूरे खुले दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गौतमी नायक जी ने बात कही थी कि पंडित जी आप जो ये कार्यक्रम के आरंभ में बात बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शो बोल दिया। आइए शुरू करते हैं। धनंजय जी की कुंडली है, ये इनका नाम पवन सिंह है और ये हैं मालवान महाराष्ट्र से। इनकी कुंडली देखते हैं क्या कहती है। आइए सबसे पहले इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2052, शक संवत 1917। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वधारी संवत्सर है। सर्वधारी संवत्सर में जन्मे लोग अपना प्रयास हमेशा ही लोगों के निकट जाने का करते हैं। सबका कल्याण करना इनका परम कर्तव्य होता है। सर्वधारी संवत्सर में जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं, पर इनके साथ ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं कि इनका काम बनते बनते बिगड़ता है। सर्वधारी संवत्सर में जन्मे लोगों का मन, बुद्धि, चित्त और वृत्तियां ये सब अनुकूल करने का व्यक्ति और जातक हमेशा ही प्रयास करता रहता है। इनकी कोशिश हमेशा इस बात की रहती है कि व्यक्ति समाज में श्रेष्ठता से अपनी पहचान बना सके और अपना प्रभाव समाज के लोगों पे एक अच्छाई के तौर पे दिखा सके। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति का काम बिगड़ता रहेगा और उसे कई बार इस बात का एहसास होता रहेगा कि मेरे काम प्रायः लटकते रहते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जूते की सोल प्रायः कई बार खुल जाती है। मतलब परिस्थितियां बिगड़ते बिगड़ते बनती हैं और परिस्थितियां बनते बनते बिगड़ती हैं। ये बात हर बार व्यक्ति को परमात्मा और नियति के द्वारा दिखा दी जाती है। व्यक्ति का काम, व्यक्ति की चीजें, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की अनुकूलता हर बार और लगभग बार थोड़ी सी प्रतिकूल होती रहती है। मार्गशीर्ष माह, हेमंत ऋतु। मार्गशीर्ष माह में जन्मा है तो यहां पे भी पंचांग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है और चीजें प्रायः थोड़ी सी प्रतिकूल यहां भी दिखने को मिलती हैं, जहां पे स्वभावतः व्यक्ति कई बार लोगों की नजरों में अहम भूमिका में नहीं हो पाता है और प्रायः लोग उसे कम आंक लेते हैं। प्रायः गुरुओं के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और परिस्थितियां कई बार बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई देखी जाती हैं। मार्गशीर्ष माह, हेमंत ऋतु। व्यक्ति प्रेमी है, प्रेम करना चाहता है, पर स्वास्थ्य से चीजें कभी ना कभी और लगातार कई बार बिगड़ती रहती हैं। हेमंत ऋतु। उसके बाद शनिवार का जन्म, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि, दिन शनिवार। तो शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति सुंदर तो होगा पर स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। व्यक्ति पूर्णेंदु बनने का प्रयास करता है, अपनी सभी चीजों को पूरा करना चाहता है, पर फिर भी कभी ना कभी तकलीफें मिल ही जाती हैं। मन हताश, निराश और परेशान होता है। लाभ जीवन का जो होता है वो एक सरीखा नहीं होता, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा कमजोर से होते हैं और ऐसी स्थिति में कि जब वो पापक हो जाते हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की भावनाओं को, व्यक्ति की कल्पनाशीलता की स्थितियों को बहुत ज़्यादा
कमजोर करने लगते हैं और व्यक्ति यूं ही डूबा रहता है। हाँ, और स्वास्थ्य भी कमजोर। और शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति मोटे नख वाला होता है, मोटी दांत वाला होता है, मोटी चमड़ी का होता है, न्यायप्रिय होता है, पर कई बार उसके साथ ही न्याय नहीं होता और कई बार चीजें बिगड़ते बिगड़ते ही बनती हैं और उसके बाद व्यक्ति कुंठा से ग्रसित रहता है, मरणशैया पर लेटा रहेगा और जब भी उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछेंगे तो फिर भी उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं और फिर उसको ये बात भी कहते देर नहीं लगती कि अभी ये इच्छा बाकी है। हाँ, वो यूं ही भटकता रहता है, कई बार कुंठा से ग्रसित रहता है और कई बार उसकी इच्छाएं जीवन के अंतिम काल तक पूरी नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, ना जी ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा होता है, व्यक्ति लेकर लक्ष्य ऊंचा चलता है, तो ये बात है। उसके बाद पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, शुक्र का नक्षत्र होता है, तो व्यक्ति भोगी होगा। ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चलने के पीछे मैंने जो बात बताई थी वो इसी के कारण बताई थी, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के कारण। व्यक्ति भौतिकवादी युग का प्रधानतः एक स्थितियों में जाने वाला होता है, भौतिकवादी होता है, ऊंचे पद पे जाकर के अपना काम करना चाहता है। अब ये स्थितियां कितनी अनुकूल और प्रतिकूल है ये तो कुंडली देखने पे पता चलेगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शूल योग में इनका जन्म हुआ है। शूल योग वणिजकरण, शूल योग में जन्मा है। यहां भी पंचांग थोड़ा कमजोर। कमजोरी कहां कहां है? एक तो दक्षिणायन, ऊपर से वहां पे सूर्य का प्रभाव कमजोर, जन्म का समय जो है वो इनकी कुंडली में जो दिख रही है उसके आधार पर 16:30 का है, यानी कि अब चंद्रमा जो है वो, अब सूर्य जो है वो ढलने को है। तो जहां पे व्यक्ति की कुंडली में दक्षिणायन का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के जीवन के ऊपर से सूर्य का प्रभाव कमजोर रहा, वहां वो दूर चले गए और समय भी जो रहा वो सूर्य के ढलने का रहा। ऊपर से शूल योग, दक्षिणायन, दिन शनिवार, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र भौतिकवादी बना देता है। शूल योग में जन्मे होने के कारण कष्ट कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति आगे चल करके अपना कोई व्यवसाय करना चाहता है वो भी कर सकता है। पंचांग में वणिजकरण है, ये ठीक है, और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का होगा। तो क्रोध की स्तुति है, तड़क भड़क भी है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में, और उसके आधार पर ही व्यक्ति जीवन जीता है। कई बार ये व्यक्ति अपनी स्थितियों को समझ नहीं पाता है और दूसरों के साथ और दूसरों की नकल करने के लिए अपने आप का नुकसान कर देता है। तो जरा गौर करिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। कई बार परिस्थितियां अपने हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, फिर भी उसको व्यक्ति दूसरों के लाइन में आने के लिए और दूसरों के सरीखा काम करने के लिए, दूसरों के जैसा काम करने के लिए अपने आप को उसके हिसाब से बदल लेना चाहता है। तो अपने आप को बदलना ठीक नहीं होता। अच्छाई के तौर पे तो ठीक होता है, पर बुराई और अपने प्रभाव से च्युत हो जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कई बार कमजोर साबित होती है। आप जैसे हैं वैसे बेहतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित रूप से इच्छाओं की इच्छी जो स्थिति है उसको थोड़ा कमजोर किया जा सकता है, जो प्रायः बहुत ज्यादा आपको भौतिकवादी बनाने पे तुली है। अब आइए आपकी कुंडली में एक एक ग्रहों को बता देता हूं। आइए अब आपको सीधे ग्रहों की स्थितियों पे लेके आता हूं। ग्रहों के राजा होते हैं सूर्य। सूर्य आपकी कुंडली में अगर मजबूत रहे तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को अच्छा रखेंगे, उसके प्रभावों को समाज में बढ़ाने वाला हो जाता है वो व्यक्ति। और उसके बाद व्यक्ति कहीं भी चाहे किसी भी स्टेज पे जाकर के अगर बात करनी हो आराम से यूं बात कर लेता है, किसी से भी बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता है। और कई बार ये कुंडली में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि उसकी कुंडली में स्थिति मजबूत हो। आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, 8 अंश 53 कला, ये सम संख्या की राशि है। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, ये शनि का नक्षत्र होता है। और सूर्य यहाँ पे जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति के साथ देखिए इनकी मित्रता हो रही है, इस वजह से ये अति मित्र के हो जाएंगे। पर डिग्री में ये 8 अंश 53 कला के हैं, इस वजह से वृद्ध हो जाएंगे, मतलब प्रभाव थोड़ा कमेगा। क्लियर है? अब बात चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में समरसता बना करके रखने वाले ग्रह होते हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति के मन को, प्रभाव को, व्यक्ति के स्थिरता को और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित होते देखा जाता है।
व्यक्ति की कुंडली में अगर हम चंद्रमा को ढूंढते हैं तो वो कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली में धनु राशि में। यानी कि जातक की जो राशि है वो कौन सी है? धनु राशि। और लग्न कौन सा है? मेष लग्न। मेष लग्न क्योंकि 1 नंबर लिखा, ये मेष राशि है। और चंद्रमा जहां बैठे होते हैं वही आपके जन्म की राशि है। व्यक्ति का राशि धनु का, और चंद्रमा यहां पे 18 अंश 11 कला। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति देखिए जाकर के जन्म कुंडली में निकट ही बैठे हैं। भाग्य के अधिपति होते हैं गुरु, यहां पे चंद्रमा वहीं बैठा है। मित्र की राशि में बैठे हैं, पर अवस्थागत ये विषम संख्या की संख्या है, 9 संख्या विषम संख्या, और डिग्री 18 अंश। जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। तो जरा गौर करिएगा व्यक्ति है कैसा, तो वो तो बाद में बताऊंगा, बन के रहिएगा। पर चंद्रमा यहां पे वृद्ध हो रहे हैं क्योंकि ये डिग्री 18 अंशों की है और डिग्री विषम संख्या में यहां पे वृद्ध की हो जाती है। मतलब सूर्य भी वृद्ध थे, चंद्रमा भी वृद्ध हैं। मंगल पराक्रम का कारक होता है ना। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर रहा तो व्यक्ति आलस्य से युक्त हो जाता है और उसके पास प्रायः शौर्य की कमजोरी देखी जाती है और उसके पास प्रायः मेहनत करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर रहेगा तो वो राजनीतिज्ञ हो जाता है, व्यक्ति रणनीतिकार हो जाता है और परिस्थितियों को कैसे अपने हिसाब से पलटना है वो इसका माहिर हो जाता है। जन्म कुंडली में मंगल को देखिए, मंगल कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली में जाकर के मित्र की राशि में, और अति मित्रता का भाव भी रख रहे हैं। यहां पे मंगल 2 अंश के हैं, इस आधार पर वो थोड़े कमजोर होंगे क्योंकि विषम संख्या की राशि का बनना, और वो बेहतरीन तो दिख रहे हैं राशि के आधार पर डिग्री के आधार पर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं देखी जा सकती है। उसके बाद ये बैठे हैं मूल नक्षत्र के, केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु मंगल के सदृश ही होता है, पर इसके दृष्टि का लाभ थोड़ा कम मिलेगा और दशाओं में इसका फल थोड़ा कमजोर भी देखने को मिल सकता है। पर व्यक्ति धनु राशि का है तो इसका प्रभाव आगे बताऊंगा। बुध बुद्धिमत्ता का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन में कंसंट्रेशन अगर भंग हो रहा हो तो बुध को देख लीजिएगा। व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने में कभी कभी जल्दबाजी या कमजोरी हो जाती है तो बुध को देख लेना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं से भी चमड़े से संबंधित या कोई भी ऐसी चीज जिसमें चंचलता देखी जाती हो तो बुध को देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए बुध बनते हैं कहां के अधिपति? धन भाव के अधिपति, पराक्रम भाव के अधिपति, और उसके बाद ऋण भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति होता है शनि, अनुराधा नक्षत्र, और ये अस्त हो रहे हैं क्योंकि ये सम संख्या की राशि है, 10 अंश 9 कला। इस आधार पर वो सूर्य से अस्त होते देखे जाएंगे और डिग्री के आधार पर एक तो ग्रह अस्तर हुआ और अस्त हुआ और दूसरा वृद्ध भी हो गया, मतलब बुध कमजोर। अब बात सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सद्गति के कारक होते हैं, व्यक्ति को अच्छे और बुरे का पाठ पढ़ाते हैं। व्यक्ति सत्संगी होता है, श्रेष्ठ लोगों से मित्रता करता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर देखते हैं तो गुरु और मंगल ने क्रमशः अपना स्थान परिवर्तन भी किया है। भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। उनकी दूसरी गौण राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि हो रही है और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के अष्टम भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं। पर 27 अंश के हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाएंगे पर थोड़े कमजोर। अब आइए शुक्र की बात कर लेता हूं। बाल अवस्था का ग्रह होता है अगर तो 25% का परिणाम करता है और शुक्र इनकी कुंडली में जहां बैठे हैं वो उसके साथ मित्रता का भाव रख रहे हैं, समता का, पर मित्र की राशि में जा रहे हैं। 3 अंश 53 कला मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली को ये कैसे प्रभावित करेंगे ये तो बाद में बताऊंगा, पर अवस्था इनकी बाल की है। व्यक्ति की कुंडली में जब शनि की बात करेंगे तो वो मेष लग्न की कुंडली में दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हैं, जहां पे 24 अंश 12 कला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है। ग्रह स्वराशि का है पर डिग्री जरा देखिए और ये राशि देखिए, ये राशि विषम की है और 24 अंशों पे ग्रह यहां पे मृतप्राय हो जाएगा, मतलब उसका प्रभाव नगण्य, कमजोर या कम होगा या अपनी दशाओं में बिल्कुल सूक्ष्म देने वाला है। अब राहु केतु की चर्चा कर लेता हूं। राहु और केतु जो क्रमशः धूम के सदृश होते हैं, धुआं,
जो जैसी राशि में बैठते हैं उसी के सदृश फल करने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में केतु लग्न में बैठा है, यह मंगल के सदृश होता है, मंगल की राशि है, और राहु तुला के होकर के बैठे हैं। यह ठीक है। दोनों ही ग्रह क्रमशः 2 अंश 9 कला, अश्विनी नक्षत्र अपने नक्षत्र के केतु और राहु मंगल के नक्षत्र के। इस आधार पर यह कुंडली बेहतरीन तो जा रही है, पर अब विस्तृत विश्लेषण पे लेके आता हूं, जहां सबसे पहले आपको नक्षत्र का प्रभाव बताऊंगा। व्यक्ति के जन्म का नक्षत्र पूर्वा खड़ा है, पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। यह 20वां नक्षत्र है, और 20वां नक्षत्र होने के बाद ये जिस राशि में बनता है उस राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि में यह बनता है। देखिए, धनु राशि में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के दूसरे चरण के हैं। दूसरे चरण के जो अधिपति हो जाएंगे यहां पे वो बुध हो जाएंगे, यानी कि व्यक्ति जो है वो शुक्र से तो प्रभावित है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, और दूसरा गुरु से भी प्रभावित है क्योंकि उसकी राशि के अंतर्गत आता है, और चरण दूसरा होने के कारण बुध का भी प्रभाव। मतलब व्यक्ति सॉफ्ट स्किल से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है। कुर्सी पर बैठ करके कोई भी काम, व्यवसाय, अपने लोगों को साथ में जोड़ करके कोई नया फर्म बना सकता है। व्यक्ति गुरु से प्रभावित है तो श्रेष्ठ होगा, मति बुद्धि अच्छी होगी। पर एक बात बताता हूं, व्यक्ति शुक्र से भी प्रभावित है और बुध से भी प्रभावित है, और चंद्रमा धनु का है, और द्वितीय भाव में शुक्र की राशि बनती है। बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, आज अलग तरीके से आपको बताता हूं, जैसे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कैसे नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। धनु राशि का जातक है, मतलब यह श्रेष्ठ होगा, मति बुद्धि अच्छी होगी। धनु राशि का होने के कारण दार्शनिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला होगा, अच्छा लेखक बन सकता है, अच्छा कवि बन सकता है, कला क्षेत्र का माहिर विशेषज्ञ हो सकता है। टेक्निकली व्यक्ति हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझना चाहता है और समझ सकता है। यह गुरु की राशि का प्रभाव। उसके बाद यह शुक्र से भी प्रभावित है। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा तो एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चंद्रमा पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के हुए ये शुक्र का नक्षत्र। राशि का प्रभाव मैंने बता दिया है। व्यक्ति शुद्ध है, चैतन्य है, जागृत है और बेहतरीन है। पर शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति सुंदर भी होगा और सुंदर मुखड़े को धारण करने वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि मुखड़ा का भाव यह होता है और यहां पे शुक्र की राशि बन रही है। मतलब एक तो व्यक्ति के नक्षत्र पे शुक्र का प्रभाव, और दूसरा मुखड़े के भाव में शुक्र की राशि का बनना, और ऊपर से गुरु जैसा तेज, और साथ ही साथ मंगल से युक्त, फुर्तीला, सजीला, गठीला और चौरस है। और ऊपर से अब जरा विचार करिए तो नक्षत्र के प्रभाव को मैंने आपको यह बताया कि व्यक्ति दिखने में सुंदर होगा, अच्छे मुखड़े को धारण करने वाला होगा, कोमल हृदय का है, स्त्रियों के सदृश प्रेम करने वाला है, पूरा लोटपोट होकर के पूरे हृदय से व्यक्ति सर्वस्व लुटा करके प्रेम करता है, और लोगों को आकर्षण का भाव भी अपने अंदर रख लेता है जिससे लोग इसके प्रति आकर्षित हो सके। पर इसका काम प्रायः बिगड़ता सा रहता है। अब जरा गौर करिए तो दूसरे चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। दूसरे चरण में जन्म होने के कारण व्यक्ति के ऊपर बुध का प्रभाव भी रहेगा, जो क्रमशः अस्त है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करेगा। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा चरण के आधार पर। यह इस चरण का प्रभाव है। हां, और वो अस्त में भी तो बैठा है, मंगल से भी तो प्रभावित है, धनु राशि का है तो अग्नि तत्व की राशि भी तो बन रही है, शुक्र से प्रभावित है तो व्यक्ति अपना दिमाग कम भी तो लगाएगा। ये सारी चीजें नक्षत्र में देखी जाए। ऐसे नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है इस तरीके से। ऐसा नहीं कि इसका नक्षत्र है तो ऐसा प्रभाव, ना 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 ना। इसको और गंभीरता से उतारता हूं आपको, तो ये वानर योनि में जन्म हुआ है व्यक्ति का। वानर योनि में जन्मे होने के कारण और व्यक्ति के दूसरे चरण के प्रभाव के कारण व्यक्ति चंचल मानसिकता का है। एक जगह स्थिर होकर के अगर आसन जमा करके बैठने को कह दिया जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ना बैठ पाएगा वो। बिल्कुल पक्की बात बताता हूं, नहीं बैठ पाएगा। उसके अंदर कंसंट्रेशन की तो यूं की त्यूं और यूं की वो हो जाती है। हां, पक्की बात है। एक जगह 7 घंटे 8 घंटे बैठने को कह दिया जाए तो नहीं बैठ पाता है। आप खुद को कितना ईमानदारी से और कितनी ईमानदारी से एक जगह पे आसन को जीत सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एक ही आसन पे बैठ करके लगातार एक जैसे बैठ करके 3 से 5 घंटे बैठ सके? ये योनियों की स्थिति होती है, योगियों की, जहां पे व्यक्ति
अपने आप को एक जैसा ही बना लेता है। अब आगे, नक्षत्र का प्रभाव, व्यक्ति प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जा सकता है, व्यक्ति मंगल से प्रभावित है, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और चलित कुंडली में ये गुरु भाग्य भाव में ही जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में जा सकता है, टेक्निकल, कहीं से भी व्यक्ति टेक्निकल के क्षेत्र में, टेक्निकली किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। मुझे वो बात समझ में नहीं आती है, कई बार ये क्षेत्र इतने विशाल हैं कि मुझे तो उसका ज्ञान भी नहीं है, पर इतना कहूंगा कि व्यक्ति जो है वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जा सकता है। हाँ, मुझे उतनी आती है बात कि व्यक्ति अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाकर के अगर कोई काम करना चाहता है तो बिल्कुल 100% कर सकता है। क्लियर है? अब आइए आपको इस कुंडली के विश्लेषण पे लेके आता हूं। आइए अब आपको सीधे विश्लेषण पे लेके आता हूं। सबसे पहले ग्रह लग्न से शुरू करेंगे। लग्न में केतु का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र के हो रहे हैं, अपने नक्षत्र के हैं। और जरा गौर करिए तो लग्न पे किसका किसका प्रभाव आ रहा है, तो लग्न पे कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है, शनि की दृष्टि है। तो ये आपके काम को विलंब करने वाला हो जाएगा और व्यक्ति के जो वास्तव में पर्सनालिटी होती है उसको वो बहुत ज्यादा मजबूती नहीं देता है। ये ग्रह है खुश अपनी राशि में बैठने के कारण, जिसकी तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण और केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य में अनियंत्रित रूप से परेशानियां देता रहता है। हाँ, ये मेष लग्न का है ना, लग्न का अधिपति भाग्य में बैठा है, पर जरा गौर करिए मेष लग्न के लोग होते हैं फुर्तीले, और मेष लग्न के लोग होते हैं फुर्तीले। लग्न पे राहु केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, और जरा गौर करिए तो और किसी भी शुभ ग्रहों का प्रभाव कहीं से नहीं देखा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से एक बात जो कि इस कुंडली को बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है कि लग्न का अधिपति भाग्य में बैठा है और वो गुरु के साथ भी जा रहा है, क्योंकि चलित कुंडली में गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे आता दिख रहा है। शुक्र और चंद्रमा जैसे दो दो शुभ ग्रहों के साथ लग्नेश का बैठना ये अच्छी बात है। व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, अच्छी मानसिकता का बनाएगा। शुक्र का प्रभाव भाग्य भाव में होने के कारण व्यक्ति धार्मिक होता है और कई तरह की विद्याओं का जानकार होता है, हर चीज पाना चाहता है, भौतिकवादी भी होगा, पर धार्मिक रूप से व्यक्ति के मजबूती होने की स्थितियों को देखा जाता है। मजबूत है व्यक्ति, कमजोर नहीं है। व्यक्ति शुद्ध है, परिष्कृत है, मजेदार है। और इसके बाद एक बात बहुत अच्छे तरीके से यहां पे ये समझ में आती है कि व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के ही आगे बढ़ना चाहेगा, कभी भी विधर्मी या अधर्म का पालन नहीं करेगा, पर खतरा जरूर होगा, वो आगे बताऊंगा क्यों। लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव होना, लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव जो गुरु से प्रभावित है, क्योंकि उसके नक्षत्र में है, तो गुरु से प्रभावित होने के कारण लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, चलित कुंडली में गुरु का भाग्य में जाने के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने आप में हमेशा ही बेहतरीन बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है और शुद्ध शांत बनना चाहता है, अच्छे कर्मों को करना चाहता है, सत्कर्मों का मालिक होगा। ये स्वभाव की बात करी मैंने। व्यक्ति परिवर्तन पसंद करता है, एक जगह पर टिक करके रहना नहीं चाहता है। इसके काम प्रायः शनि की दृष्टि के कारण बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? ये ग्रह खुद को संतुष्ट कर रहा है पर खुश है यहां पे, लेकिन जहां जहां भी उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव को कमजोर करेगा। इस वजह से व्यक्ति कई बार ज्ञान का क्षेत्र पाना तो चाहता है, उच्च स्थितियों को पाना चाहता है, पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ने के कारण ये प्रभाव में कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को उतना ज्यादा निखारने वाले नहीं होते हैं। और ऊपर से राहु का प्रभाव भी तो धूमिल कर रहा है ना, इस वजह से भी प्रभाव कमजोर होता दिख रहा है। तो ये कारण है कि व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति को अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए हर बार मेहनत की अधिकता करनी होती है। और कभी भी ये ना सोचे व्यक्ति कि रखा हुआ है जाकर के उठा करके खा लेना है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मेहनत बनती है और आप करेंगे भी, आपके भाग्य में ही मेहनत करना लिखा है, क्योंकि लग्न का अधिपति ही भाग्य भाव में बैठा है, जो भाग्य का सहयोग भी प्राप्त करेगा और आपको भाग्यवादी भी बनाएगा। पर कर्मवादी बनना इस कुंडली के लिए ज्यादा लाभ करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, वो आपको कर्म किए बिना कुछ भी देने वाला नहीं है। क्लियर है ये बात? अब जरा गौर करिए तो लग्न पे राहु का प्रभाव व्यक्ति को कंफ्यूज करता है और व्यक्ति को परेशान करता है। चित्त अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूलता बनी रहती है। जीवन में व्यक्ति करना कुछ और चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, पर फिर से परेशान हो जाता है। लगातार कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य का कमजोर होना और ये चीजें बनती हैं जहां पे पेट की समस्या,
हृदय से संबंधित समस्या और रक्त की समस्या ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को देती है। प्रायः व्यक्ति की कुंडली में अगर देखता हूं तो 8 नंबर की राशि मूलतः वही बन रही है, क्योंकि ये काल पुरुष की ही कुंडली हो जाती है। तो जरा विचार करिए कि व्यक्ति की कुंडली में जहां गुरु भी लग्न कुंडली में अष्टम में बैठे देखे जा रहे हों, सूर्य भी अष्टम में बैठे देखे जा रहे हों और बुध भी अष्टम में बैठे देखे जा रहे हों, मतलब ये नसों से संबंधित समस्याओं को देने वाले हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को देने वाले हो सकते हैं, लीवर से संबंधित समस्याओं को देने वाले हो सकते हैं, कमर के निचले हिस्से को ये अपनी दशाओं में प्रभावित कर सकते हैं। ये बात बनती है। ये दशा कौन सी होगी? तो जब भी चंद्रमा की दशा चले, जब भी सूर्य की दशा चले, जब भी गुरु अंतर में आते हों, जब भी शुक्र अंतर में आते हों, तो ये स्थितियां बनेंगी। अब ये लग्न का प्रभाव था। लग्न में शुक्र का लग्न बनना, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुंदर मानसिकता का है, खोजबीन करने वाला है, रिसर्च करना चाहता है, एक चीज पे कई सारा तर्क वितर्क भी करता है। ये बात भी बनती है। अब आते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र जाकर के बैठे हैं कहां? भाग्य भाव में। ध्यान से समझिएगा, द्वितीय भाव मुखड़े का भाव होता है। यहां से विचार आते हैं व्यक्ति के दिमाग में। व्यक्ति की कुंडली में यहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी तो विवाह में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां का अधिपति भाग्य में बैठा है तो दाम्पत्य का क्षेत्र भी अच्छा देखा जा रहा है। पर हां, ये बात बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है, क्योंकि केतु की दृष्टि 5वीं यहां पड़ रही है और यहां का अधिपति अष्टम में जा रहा है। यहां से भी व्यक्ति को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाता हुआ देखा जा रहा है और व्यक्ति के प्रेम को कई बार धोखे से युक्त देखा जा रहा है। द्वितीय भाव ठीक बन रहा है। यहां पे व्यक्ति आरंभ में किसी के चंगुल में तुरंत फंस जाएगा और उससे उसको लाभ भी आरंभ में दिखने को बनेगा। पर सूर्य यहां के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे हैं, इस पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करे कि उसका विवाह प्रायः पूर्वजों के आशीर्वाद से शुद्ध होता हो और व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन हो वो निश्चित रूप से कुंडली मिलाकर के कर लेनी चाहिए। क्योंकि शुक्र जो बैठे हैं वो किसके साथ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ, यानी कि लग्न के अधिपति का संबंध और द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध एक साथ अगर हो रहा हो, अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ भाग्य में बैठे हैं, यहां पे ये लग्न के अधिपति और अष्टम के अधिपति होने के बावजूद भी इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है और व्यक्ति को अपनी दशा में, हां पर एक बात जरूर है कि वो अपने आप को जरूर प्रभावित करेगा, थोड़ा सा रक्त से संबंधित और कमर के आसपास के एरिया को वो जरूर ही प्रभावित करता है बुरे तौर पे, मतलब उससे संबंधित बीमारियां दे सकता है। ये बात बनती है। तो मैं ये बोल रहा था कि लग्न और द्वितीय भाव के अधिपति एक साथ आ रहे हैं। चंद्रमा खुद वहां बैठ करके उसको सुकोमल बना रहा है। सुख के अधिपति भाग्य में आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सुख के अधिपति भाग्य में आए हैं, सप्तम का अधिपति भाग्य में जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात होती है। व्यक्ति को शुद्ध और श्रेष्ठ पत्नी मिलने वाली है, व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहने वाला है, पर थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। वो क्यों? क्योंकि यहां राहु बैठा है और वो भी चित्रा के नक्षत्र में बैठा है। मंगल इस कुंडली का लग्नेश है, इस वजह से राहु को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति के अंदर और स्वभावतः उग्र होने की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति प्रायः अपने आप को और अपनी स्थितियों को कंफ्यूजन में रखता है, ये बात बनती है। मैं था दूसरे भाव पे, पर आज सभी भावों पे गया। ऐसे ही व्यक्ति को मतलब कुंडली देखते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो कुंडली देखने की प्रवृत्ति है वो सिर्फ इसी भाव पे टिकी है या फिर आप इसको कई अन्य भावों से रिलेट कर पाते हैं। अगर ये बात आपकी कुंडली में समझ में आ जाएगी और ऐसे अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन विश्लेषणकर्ता बन सकते हैं। जी हां, द्वितीय भाव का अधिपति नक्षत्र केतु का था, तो यहां पे केतु के नक्षत्र और केतु का प्रभाव लग्न में, मतलब व्यक्ति के चेहरे पे बाल दाढ़ी की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। व्यक्ति बाल का शौकीन होगा और चेहरे पे कभी कभी कटने की स्थितियां भी बनती हैं, तो जरा चेहरे को बचा करके, ठीक है। और व्यक्ति का स्वभाव यहां से तय होता है। व्यक्ति के अंदर आने वाले गूढ़ रहस्यमय विचार होते हैं वो यहीं से आते हैं। व्यक्ति के किसी भी पैतृक संपत्ति का लाभ भी व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति अपने पिता के साथ संबंध प्रायः एकदम निकटता का रखे, भाव अच्छा रखे, उसके साथ संबंधों में जितनी ज्यादा हो सके निकटता लाइए और उस तरीके की निकटता होनी चाहिए पिता और पुत्र के बीच में। मैं ये बात आप लोगों को, दोनों लोगों को कहूंगा, जिस तरीके से एकदम इमोशनल संबंध हो, एकदम इमोशनल, एकदम भावना से युक्त, एकदम लाड प्यार से युक्त,
क्योंकि ये ग्रह यही इशारा कर रहा है। अब आइए तीसरे भाव पे आता हूं। तीसरे भाव के अधिपति बने बुध, यहां से ये धन भाव भी होता है, तो धन का अधिपति अगर भाग्य में जाए तो ये श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या नहीं होने देगा, क्योंकि लाभ का अधिपति भी लाभ में बैठा है, लग्न का अधिपति भी भाग्य में जा रहा है, गुरु भी भाग्य का प्रभाव कर रहे हैं, धन का अधिपति भाग्य में गया है, दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, बेहतरीन है शुभ ग्रह, क्योंकि गुरु भी वहां पे प्रभाव में दे रहे हैं। लग्नेश के साथ धनेश के बैठने के कारण व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग होगा। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध कहीं ना कहीं अपने ही भाव से हो रहा है, और सातवीं दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। ये ग्रह चूंकि खुश है पर दृष्टि में कमजोर होगा, इस वजह से व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्राय जो एक गौरव वाली बात होती है उसको पाने में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा को पाना चाहता है तो व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना चाहिए और धरातल से जुड़ करके रहना चाहिए। क्लियर है? पराक्रम के अधिपति बुध, यहां पे शुभ ग्रह की राशि का बनना, त्रिक भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना थोड़ा कमजोर करता है। तो यहां का अधिपति हुआ, बैठा कहां? अष्टम में। तो छोटे भाइयों से संबंध थोड़ा बना करके रखिएगा। प्रायः वो तो दिखते रहे हैं, और अगर दिखता भी रहा तो उसके साथ संबंध छोटे भाई जैसा ही रहे और चंचल रहे संबंध, उसके साथ हंसी ठिठोली वाला भाव रहे। अगर ना हो तब तो कोई बात नहीं। वैसे इस कुंडली को देख करके मैं तो ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है इस भाव पे। यहाँ का कारक होता है मंगल, और मंगल की स्थिति इस भाव पे पड़ रही है, इस वजह से वो व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, व्यक्ति के पराक्रम का लाभ मिलेगा। तो आप कभी भी इस बात से अपने आप को चिंतित ना करें कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं, ना मिलेगा, वो पक्की तौर पे मिलने वाला है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं से लग्न को देख रहे हैं, वो देंगे जरूर। वो अन्याय नहीं करते हैं, बस उनका पावर थोड़ा कम है इस वजह से। और मूलतः सूर्य और बुध जो कि आकृष्ट करते हैं, सूर्य व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को, और कर्म में ऐसी शक्ति जागृत करते हैं कि उसके भाग्य को भी वो खींच सके, तो वो अष्टम में जा रहे हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में उसका असर कम दिखता होगा कि आप जो कर्म करते हैं वो 100% फल कर सके, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि भी है, वो न्याय करेगा ग्रह, पर थोड़े विलंब से। पराक्रम का कारक पराक्रम को देख रहा है, पराक्रम का अधिपति अष्टम में गया है, वो निश्चित रूप से थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि अपने भाव से। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति होकर के वो अष्टम में बैठा है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। यहां से भी व्यक्ति की कुंडली में एक सुगंध आने की स्थितियों को देखा जाता है। व्यक्ति का पराक्रम कभी ना कभी बुरे समय में आकर के लाभ दे जाएगा, व्यक्ति का पराक्रम कभी ना कभी बुरे समय में आकर के लाभ दे जाएगा, और व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही जो पराक्रम है वो छूटता और पकड़ता रहता है। गौर करिएगा, बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति ने जो भी मेहनत करे हैं या जो भी मेहनत करता है वो लगातार एक सरीखा नहीं करता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम। एक दिन 8 घंटे पढ़ा, अगले दिन का गैप, एक दिन 10 घंटे पढ़ा, अगले 2 दिन छुट्टी, एक दिन लगातार पढ़ लिया, अगले दिन गैप। तो इस स्थिति से ये कुंडली प्रभावित होती हुई देखी जा रही है। इस वजह से आपका जो प्रोग्रेस होता है वो प्रभावित होता है। स्थितियों को मेंटेन करिए, एक जगह पे इकट्ठा करिए खुद को, कंसंट्रेशन की ऐसी की तैसी ना करिए, ये बात बनती है। चतुर्थ भाव पे आता हूं, यहां का अधिपति चंद्रमा, वो भाग्य में बैठा, ये तो अद्भुत है, और ये विस्तृत राजयोग बना रहा है। उसके बाद यहां का कारक गुरु, जो जन्म कुंडली के बैठे तो अष्टम भाव में हैं, पर मुख्यतया वो फल भाग्य का कर रहे हैं। यहां पे भी ठीक है, पर चंद्रमा और गुरु का संबंध थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं। पर सुख का अधिपति सप्तम भाव के अधिपति के साथ 2 केंद्रों के अधिपति और लग्न के अधिपति, गौर करिए, लग्न का अधिपति बना मंगल, सुख का अधिपति बना चंद्रमा, और सप्तम के अधिपति बने शुक्र। ये तीनों भाव के अधिपति एक साथ कंजक्ट हो रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। कहां पे? एक बेहतरीन भाव में। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का सुख और व्यक्ति के सफलता को आसानी से देखा जा सकता है। क्लियर है? यहां से माता भाव का अधिपति भाग्य में बैठा है, माता का सुख भी है, माता धार्मिक होंगी, माता का व्यक्ति भक्त भी होगा, माता से संबंध हमेशा ही अच्छा बना करके रखे, और लगातार उसकी कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि निसंदेह उसकी माता जब तक हैं तब तक उसके भाग्य का, उसके धर्म का, उसके प्रभाव का विकास रहेगा। क्लियर है ये बात? यहां पे चर्चा कर चुका, कारक भी बताया, इस भाव के अधिपति पे भी बताया, और यहां पे अगर देखता हूं तो ये प्रभाव ठीक जा रहा है।
चतुर्थ का अधिपति भाग्य में जाए, लग्नेश के साथ उसका संबंध हो और साथ ही साथ धनेश के साथ संबंध हो। इस कुंडली में तो शुक्र मारक होते हैं, इस वजह से चंद्रमा जब भी आएगा तो स्वास्थ्य में परेशान भी करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी मारक भाव के अधिपति के साथ बैठे ना, तो इस वजह से वो अपने प्रभावों को कभी कभी कमजोर भी करेंगे और चंद्रमा की दशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करेगी, जैसे कि अभी है इनकी कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और ये स्वास्थ्य से परेशान है और दरअसल कमर के नीचे की बीमारियों से, तो ये बात बनती है। पंचम भाव पे आता हूं। पंचम का अधिपति अष्टम में बैठा, जरा गौर करिए, ये सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और बैठा कहां? वृश्चिक राशि में। ये जल तत्व की राशि है, पर राशि का अधिपति जो है वो अग्नि है, मंगल, और यहां का अधिपति अष्टम में बैठा है गुरु के साथ, जो कहां से बैठे हैं? कनेक्शन उनका कहां से है? 12वें भाव के अधिपति, यानी कि यहां से वो गुरु स्वतंत्र होकर के हो जाएंगे और अपना प्रभाव भाग्य का देंगे। तो भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे, पर मूलतया वो फल भाग्य का ही कर रहे हैं, तो व्यक्ति के धर्म के क्षेत्र को मजबूत होते देखा जा रहा है। पर जरा गौर करिए, पंचम के अधिपति किसके साथ बैठे? त्रिक भाव के अधिपति के साथ। इन दोनों का संबंध बना और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, तो दोनों का संबंध बना जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, और उसकी दूसरी राशि देखिए जन्म कुंडली के छठे भाव में बन रही है, यानी कि त्रिक भाव के अधिपति दुह स्थान के अधिपति दुह स्थान में बैठे। कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है, पर विपरीत राजयोग जो बनेगा उसमें सूर्य की भी स्थिति बनेगी, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के पराक्रम के परिणाम को भी कई बार विलंब से आते देखा जा रहा है। व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है पर परिणाम कम मिलते हैं, क्योंकि सूर्य में वो ताकत नहीं देखी जा रही है जो उसको कमजोर करने से रोक सके। तो ऐसी स्थिति जहां पे सूर्य पंचम भाव का अधिपति है वो ठीक होगा। प्रेम संबंधों में कभी कभी कमजोरी होगी, व्यक्ति जो होता है वह पत्नी के साथ कई बार अच्छे तरीके से प्रेम संबंधों को नहीं बना पाता है, और कई बार व्यक्ति की पत्नी उससे उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। व्यक्ति कई बार हिंसक प्रेमी होता है और कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा तीव्रकामी भी, या काम की स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा जा सकता है। वो काम के रोग से पीड़ित है। अब आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं, काम के रोग से पीड़ित है, तो इसका बचाव जरूरी है। क्यों? क्योंकि लग्न में राहु केतु का प्रभाव, और शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ है। जो शुक्र पे चंद्रमा का अगर प्रभाव पड़ जाए, मंगल का प्रभाव पड़ जाए, पंचम भाव के अधिपति सूर्य खुद बन करके गुरु के साथ बैठ जाएं, बुध के साथ बैठ जाएं, और लग्न पे राहु का प्रभाव हो जाए, नीच के शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को कामी बनाएगा, पक्की बात है। तो जरा इस पे बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र जब होते हैं तो व्यक्ति को कामी बनाते हैं, और यह बात पूर्णतया सिद्ध भी होते देखी जा रही है। क्योंकि सूर्य अष्टम में होते हैं तो व्यक्ति को तार्किक कम बनाते हैं, व्यक्ति अपने प्रभावों को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता है, और उसको दरअसल शुद्ध और चैतन्य बनने में थोड़ी विलंब भी होती है, क्योंकि मूलतया ये पंचम भाव जो है वो यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और पराक्रम के बाद किए गए फल का भाव होता है और लाभ का भाव होता है। यहां का अधिपति अष्टम में जा रहे, आपको टेक्निकली मजबूत करेगा, व्यक्ति ज्ञानी होगा, रिसर्चर बन सकता है, श्रेष्ठ लोगों से मित्रता कर सकता है। पर अष्टम का सूर्य व्यक्ति को कभी कभी अधार्मिक भी बनाता है। पर आप हैं मेष लग्न के तो तीव्र धार्मिक होने की स्थितियां भी बनती हैं, क्योंकि मंगल भी भाग्य में बैठा है, गुरु का प्रभाव है, चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति को शुद्ध बनाने का करना चाहिए प्रयास, और बनने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य अष्टम में कई बार बुरे होते हैं, हाँ, और आपको कोई भले ही फुला दे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर बुरे होते हैं। अब छठे भाव पे आता हूं। छठे भाव के अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये दरअसल व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां लाएंगे। पर एक बात बताऊं, जरा गौर करिएगा, यहां पे 6 नंबर की राशि के बन जाने से ही व्यक्ति अपने शत्रुओं पे और शत्रुओं का कमजोर करने वाला, लड़ने वाला, भीड़ने वाला, क्योंकि लग्न है मंगल का और गुरु भी साथ में बैठे हैं, अपने प्रभावों से वो युक्त होकर के रहेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को मेहनत के बल पे अनुकूल करने की क्षमता रखता है। पक्की बात है, क्योंकि यहां पे बुध की राशि बन जाए या बुध का प्रभाव बन जाए, और बुध बैठे किसके नक्षत्र में हैं? शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से यह बात सिद्ध होते हुए देखी जा रही है कि व्यक्ति के जीवन में आने के बाद कोई भी परेशानी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो यूं जाएगी भी। और ये परिस्थितियां व्यक्ति के स्वास्थ्य से ज्यादा, विपरीत परिस्थिति जो भी व्यक्ति के जीवन में आएगी वो स्वास्थ्य के हिसाब से ज्यादा आएगी। स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है, नशों से संबंधित समस्या बन सकती है, व्यक्ति को हड्डियों का रोग, नेत्रों की समस्या, परेशानियों में देखा जा सकता है। क्योंकि शुक्र मंगल के साथ बैठते हैं तो नेत्र की समस्या कई बार देते हैं। पर वो बहुत अच्छी बात है कि वो भाग्य भाव में बैठे हैं, तो कमजोर होगी वो चीज जो कमजोरी वाली है, पर फिर भी
ध्यान रखने की स्थितियां बनती हैं। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र वो भाग्य में बैठे हैं, दाम्पत्य का ये भाव होता है। और जरा गौर करिए तो यहाँ पे चित्रा का मंगल राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं उस नक्षत्र का प्रभाव रहेगा क्योंकि राहु बैठा है और मूलतया उसकी 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली में शनि पे पड़ रही है, जो इच्छा शक्ति का, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो राहु और शनि के दृष्टि का संबंध अगर जन्म कुंडली के लग्न को प्रभावित करे, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पराक्रम से व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है, व्यक्ति को छोटे भाइयों के साथ कभी कभी संबंध में कमजोरी भी देगी, हालांकि उसकी स्थिति बहुत कम है। पर एक बात कहूंगा, तो राहु का प्रभाव शनि पे जा रहा है। व्यक्ति अगर चाहे तो आपकी कुंडली में शेयर सट्टेबाजी के योग बहुत अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा बच करके और बहुत ज्यादा उसमें अपने आप को युक्त ना करेंगे, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में है, लग्न ठीक है, लग्न ठीक हो रहा है। अब उसकी डिग्री यहां पे मैं देखता हूं तो 2 अंश के हैं ना, वो 2 अंश 19 कला के हैं, और लग्न का अधिपति होकर के भाग्य में बैठा है। शनि राहु का प्रभाव है, ये प्रभाव है, पर चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में वो बन रहे हैं धनु के, और धनु राशि का चंद्रमा, राशि का अधिपति देखिए अष्टम में बैठा है, और वो डिग्री में अगर देखता हूं तो उसकी स्थिति ज्येष्ठा की बन रही है। आपकी स्थिति को अगर मैं और ज्यादा गंभीरता से समझता हूं तो उसके लिए मुझे एक बार आपकी कुंडली में नवमांश को भी देखना होगा, क्योंकि गुरु जो है वहां भी यहीं पे बैठे देखे जा रहे हैं, मीन के, और वहां पे चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ आ रहा है। इस वजह से मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि चंद्रमा पहले ही पापक हो रहा है। पंचांग की बात याद करिए, मैंने वहां पे बात कही थी कि चंद्रमा पापक बन रहा है, यहां पे पंचम का अधिपति अष्टम में जा रहा है, गुरु भी, और यहां पे मूलतः शनि की राशि बन रही है, तो व्यक्ति कर सकता है पर बहुत कम। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति मंगल धन का संबंध बना रहे हैं, अष्टम का अधिपति धन में बैठा है, धन के संबंध में बैठा है, और दरअसल वो लग्नेश होकर के भी बैठता है भाग्य भाव में। तो ये भाग्य के प्रबल होने का, और भाग्य को कई बार टाइम पे उदय तो कर देता है पर उसका प्रभाव थोड़ा कम जाता है, क्योंकि अष्टमेश होकर के वो बैठा है, और यहां पे मूलतः सप्तम भाव का अधिपति भी बैठा है। इस वजह से कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी कमजोरी तो मिल रही है। अब एक बात यहां पे और करूं तो अष्टम भाव में गुरु, बुध और सूर्य बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि जहां व्यक्ति की कुंडली का 12वें भाव का अधिपति बैठा, विपरीत राजयोग यहां से भी बना, और उसके बाद सूर्य बैठे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं, बुध बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के 3य भाव के अधिपति और 6ठे भाव के अधिपति हैं। ये तीनों ग्रह क्रमशः व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करने पे तुले हुए हैं। इस वजह से अपने स्वास्थ्य में नियमित रूप से अपने पेट का विशेष ख्याल रखें, भोजन ऐसा करें जो मसाले से युक्त ना हो, और नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देने की स्थितियां बनती हैं। सूर्य के रत्न का लाभ आप ले सकते हैं, उसके बाद गुरु के रत्न का लाभ आप ले सकते हैं, मंगल के रत्न का लाभ भी ले सकते हैं। पर अगर इन तीनों में ही अगर मुझे सबसे ज्यादा इस कुंडली में जो चीज बनती देखी जा रही है वो मैं मंगल के रत्न को लेने को कहूंगा। अगर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा परेशान और क्रोध बहुत ज्यादा आता होगा, या बहुत ज्यादा चंचलता होती होगी, शरीर के फड़फड़ाने की समस्या ज्यादा होगी, व्यक्ति अगर क्रोध से युक्त होता है, तो अगर शरीर कांपने की स्थिति होती होगी, तो मंगल का रत्न मत लीजिएगा, तब आप सूर्य का रत्न ले सकते हैं। क्लियर है? भाग्य भाव का अधिपति भाग्य का प्रभाव देगा, क्योंकि वो चलित में भाग्य में आ रहे हैं। चंद्रमा, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शुक्र और मंगल और गुरु, इन सब का प्रभाव व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, पर व्यक्ति को यहां पे कई बार भाग्यवादी होते भी देखा जा रहा है। राहु आपकी कुंडली के भाग्य भाव को देख रहा है, राहु का प्रभाव लग्न पे है, आप बहुमुखी हैं, और दरअसल व्यक्ति जीवन का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप सर्वस्व कर सकते हैं श्रीमान, और सब कुछ कर सकते हैं, ये पक्की बात है। भाग्य भाव में 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर हो, लग्नेश खुद बैठ रहा हो, तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा, व्यक्ति को पितरों का लाभ मिलेगा, व्यक्ति को प्रत्येक दिन की पूजा में और प्रत्येक दिन की क्रियाविधि में अपने पितरों का और अपने पूर्वजों को याद कर लेना चाहिए, उनके नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। भाग्य भाव का अधिपति है वो ठीक है और बहुत बेहतरीन बैठा है, कमजोर नहीं है वो। दशम भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति शनि होते हैं, वो जाकर के लाभ भाव में ही बैठे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, और व्यक्ति की कुंडली में जो न्याय होने वाली है वो पक्के तौर पे होने वाली है। जब भी शनि की दशा आएगी तो भरपूर लाभ मिलेगा, जब भी गुरु की दशा आएगी व्यक्ति को लाभ मिलने वाली स्थितियों में देखा जा रहा है। लाभ का अधिपति होकर के शनि है, राहु का प्रभाव है, और उस पे देखिए तो और बाकी अन्य कोई ग्रह का प्रभाव नहीं, ये भाव गुरु से केंद्र में आ रहा है, जो कि इस कुंडली के भाग्येश होते हैं।
तो भाग्य के अधिपति से ये ग्रह केंद्र में गया और इस भाव से गुरु केंद्र में गए। साथ ही साथ अगर गौर करिए तो पंचम भाव के अधिपति से भी गुरु केंद्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति को अपने दाम्पत्य को जब कभी भी बिगड़ने की स्थिति होती हो तो गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, वो दाम्पत्य ठीक हो जाएगा। जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी होती हो तो हमेशा ही इस कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख लेना चाहिए कि वो जब आ रहे हो तो स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, और उसके बाद बुध जब आएंगे तो स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, जब शुक्र आएंगे तो स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। ये बात बनती है। अब उसके बाद 12वें भाव के अधिपति गुरु, उनकी चर्चा कर चुका कि 12वें भाव के अधिपति हुए, अष्टम में बैठे हैं, पेट के रोग और पेट की समस्याएं, स्नायु तंत्र का कमजोर होना, ये बात इस कुंडली में बनती है। क्लियर है यहां तक? अब इस कुंडली में कुछ प्रमुख अच्छी बातों को बता देता हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है लग्न के अधिपति का भाग्य में बैठना। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा उदासीन नहीं हो रहा है और सुख का अधिपति होकर के भाग्य में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, फिर भी अच्छी बात है। व्यक्ति प्रेम जो करेगा वो टूट करके करेगा, टूट करके बेहतरीन प्रेम करना चाहता है, लाड बहुत बेहतरीन उसके पास है, प्रेम बहुत मजबूती से भरा है। उसके बाद व्यक्ति को भाग्य का साथ हमेशा मिलते देखा जा रहा है, यह दूसरी सबसे अच्छी बात। तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल उच्चाभिलाषी, गुरु अपने राशि का प्रभाव देते देखे जा रहे हैं। तीन ग्रहों का भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को मजबूत बनाना और शनि का अपनी राशि का होना, और ये स्थिति जो बन रही है इस कुंडली में कमजोरी के तौर पे सूर्य का अष्टम में जाना, यह सबसे कमजोर, बुध का अष्टम में जाना यह कमजोर हो रहा है और व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में उलझाने वाला बन रहा है। व्यक्ति के ऊपर से अभी वर्तमान अगर समय की चर्चा करूं तो चंद्रमा की दशा गुजर रही है। चंद्रमा इनकी कुंडली में 2014 से एक्टिव हुए हैं, जो होते हैं सुख के अधिपति, और वो बैठे किसके साथ है? मंगल के साथ, शुक्र के साथ, जो कि सप्तमेश है। इस वजह से ये स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। और पर मूलतः एक बात बताऊं तो 24 के बाद मंगल की दशा आएगी, जो कि लग्नेश की दशा है, वो अच्छी होगी। अभी भी अगर गौर करता हूं तो इनकी कुंडली में अगर होरा चक्र में देखता हूं तो चंद्रमा सूर्य, शनि और बुध, इनकी दशाएं स्मूथ निकलने वाली हैं, तो आपको परेशानी से उबार देंगी। बाकी की ग्रहों की दशाएं आपको मेहनत ज्यादा कराएंगी। अब बाकी के ग्रहों की चर्चा कल करूंगा, नौमांस और दशमांस की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।